अब तो चलो वो देखते हैं तरह ऐसा करके बोली थी रिप्लाई में। क्या आ रहा है करके। अच्छा, अब मैं तो बोल रहा समझा था तो रहे उसका थे यस ना कर, उसको, हाँ हाँ। यस सर ऐसा करके बोली थी मैं। ओके ठीक है। तो रेप्लिकेशन इज अ डुप्लीकेशन प्रोसेस बाय विच अ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर। देखते हैं कि रेप्लिकेशन अकर इनसाइड द क्रोमोसोम्स, इट्स ड्यूरिंग इंटरफेज and the parent DNA strand function as a template for the synthesis of new DNA strands। इनके बारे में हम आगे और देखेंगे कि बेसिकली जो रेप्लिकेशन होता है वो इनसाइड द क्रोमोसोम्स होता है। ये हम बात करें प्रोकैरियोट्स में भी बात करें तो इनसाइड द देयर डीएनए मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियोइड्स में ही होगा, या हम हायर एनिमल्स की बात करें या यूकैरियोट्स की बात करें तो इनसाइड द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है होते हैं। ये जो है ड्यूरिंग इंटरफेज के प्रोसेस में, जब हम सेल साइकिल्स की बात करें तो देयर इंटरफेज प्रोसेस में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेल बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा है। इनमें क्या होता है कि जो पेरेंट डीएनए होते हैं वह टेम्पलेट फंक्शन करते हैं और न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज किया हूँ, देन एंजाइम एंड प्रोटीन इन्वॉल्वड इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ठीक है, तो सारी चीजें यहीं पढ़ लेंगे हम। देन आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की। तो रेप्लिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ जीनोम डुप्लीकेशन as an essential process for the propagation of cellular genomes and those of the molecular parasites, virus, plasmids, and transposable elements. The genome to be duplicated is the parental genome and the copy are daughter genome। इनका कहने का मतलब है कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो पूरे होल, जैसे हमने इंटरफेस के ड्यूरिंग में बताया है, तो चूंकि ये इंटरफेस कब होता है, सेल डिवीजन के समय, मतलब नए सेल डिवाइड होके बनेंगे, तो नया सेल जब बनेगा तो उनमें एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए किसी पर्टिकुलर उनके जीनोम का। तो इसीलिए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इनको एज अ जीनोम डुप्लीकेशन भी कहा जाता है या डिफाइन किया जाता है, जिनके द्वारा जो है जो सेलुलर जीनोम्स है, एक सेल के जितने भी डीएनए हैं। हाँ, आप अपना माइक बंद करेंगे। ठीक है, तो द वर्ड जीनोम as defined as a entire genome of the an organism, sorry, entire DNA of an organism is called genome। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्रेजेंट टोटल डीएनए को हम जीनोम कहते हैं, और उस जीनोम का डुप्लीकेशन कहलाता है रेप्लिकेशन। ठीक है, यह एसेंशियल प्रोसेस है किसी पर्टिकुलर सेल्स के डिवीजन के समय जीनोम प्रोपगेशन का। लाइक वो जो है मोलिकुलर पैरासाइट्स कहें या लाइक वायरस है, प्लाज्मिड है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉपी देयर डीएनए। हमने पहले ही बात में कहा कि एग्जैक्ट जैसे रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या फोटोकॉपी, बोथ आर सिमिलर सेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो हम जो है उनमें सारे के सेंसेस क्या है, डिवाइड होकर सेम टू सेम एज अ कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाना। लाइक हम फोटोकॉपी कराते हैं तो एज इट इज कॉपी हमको मिलता है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। लाइक हम डुप्लीकेशन का है तो पर्टिकुलर डुप्लीकेट्स की बात करते हैं, या हम रेप्लिकेशन का है तो डीएनए का पर्टिकुलर कॉपी की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट कॉपी हमको मिलते हैं। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इन विवो या इन सेलुलर सिस्टम में होता है, इसलिए इनसाइड द सेल होते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल, बेसिस फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ये जो है बेसिस है, आधार है कि जब एक डीएनए जो है एक कॉपी से एग्जैक्ट कॉपी बनेगा तो वो दूसरे जनरेशन में जाएगा, दूसरे सेल्स में जाएगा, तो एक इंफॉर्मेशन जो है कॉपी होके दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इसलिए इनको बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस कहा जाता है। देन हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1953 में जो है वाटसन एंड क्रिक ने पहली बार जो है डीएनए के मॉडल्स को बताया था। जो आपको डीएनए मॉडल स्लाइड से हो रहा होगा, वो डीएनए के मॉडल को 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डिजाइन करके बताया था। 1957 में कॉर्नबर्ग ने एंजाइम की डिस्कवरी की थी
that are responsible for the polymerization of deoxyribonucleoside triphosphate की लाइक हम जो है जो डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं इनको कॉर्नबर्ग ने 1957 में डिस्कवर किया था। ठीक है, 1958 में मेसेल्सन एंड स्टेहल ने जो है डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट किया था और 1968 में जो है इनके ओकाज़की फ्रेगमेंट को सजेस्ट किया था कि जो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स में भी दो स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड एक लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो ओकाज़की फ्रेगमेंट क्रिएट करता है 3:5 डेज इन और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, देन हम बात करते हैं ये कौन है, वॉटसन एंड क्रीक है जिन्होंने 1953 में जो है डीएनए का मॉडल इस टाइप से बनाया था। देन टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ब्रॉडली इनको डिफाइन करते हैं 3 मेजर एरिया मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेकंड है कंजर्वेटिव मॉडल, थर्ड है डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। द parental DNA are divided into 2 parts and then generate 2 new DNA fragments like हम देखते हैं कि इसमें जो रेड कलर का जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो पेरेंटल डीएनए है और न्यू कलर का है वो ब्लू कलर से शो हो रहा है। तो हम देखें कि एक पेरेंटल डीएनए अगर 2 सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं पेरेंटल सेल्स, तो उनके जीनोम जो है इक्वली 2 भाग में पहले डिवाइड होंगे और वो जो है खुद के लिए सेल्फ जो है डीएनए फ्रेगमेंट की सिंथेसिस करेंगे। और जब ये सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में तो हुआ इक्वली डिवाइड हो गए, लेकिन सेकंड जनरेशन में फिर से अपने अपने में 2 भाग हो जाते हैं। इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं इनको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स कहते हैं और इनको फर्स्टली स्टेहल एंड मेसेल्सन ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, देन कंजर्वेटिव मॉडल्स की बात करते हैं तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पेरेंटल है, पेरेंटल की कॉपी बनी और न्यू अलग हो गया, तो फिर एक जगह पेरेंटल है 3 जगह न्यू हो गया ऐसे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में 1 पेरेंटल 3 न्यू डॉटर्स डीएनए प्रेजेंट है। डिस्पर्सिव की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ जो डीएनए भाग है वो पेरेंट्स के होंगे, कुछ डीएनए भाग जो है वो डॉटर्स के होंगे। इस टाइप के जो है डिस्पर्स होते होते जो है नया डीएनए जनरेशन, नया डीएनए डॉटर्स की सिंथेसिस होती है। तो इसको कहते हैं डिस्पर्सिव, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। देन हम बात करते हैं पहले इसी में टर्म्स में समझ लेते हैं, देन हम दूसरे स्लाइड्स में जाएंगे जहाँ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं, एंजाइम एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट है पॉलीमरेज सी डीएनए प्रोड्यूस न्यू स्ट्रैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। Polymerase 1 fill in the gap between the newly synthesized Okazaki segments। ये कैसे होता है हम जब मैकेनिज्म देखेंगे वहां इनके बारे में हमको अच्छे से समझने को मिलेगा। एडिशनल एंजाइम एंड प्रोटीन्स की बात करें तो वहां हेलिकेज डीएनए हेलिकेज है जो डीएनए अनवाइंड करते हैं डबल हेलिक्स डीएनए को। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है वो हेलिक्स को ओपन करते हैं, कीप हेलिक्स पकड़ के रखते हैं उनको। देन प्राइमर्स की बात करते हैं तो क्रिएट आरएनए प्राइमर इनिशिएट सिंथेसाइजिंग। देन लाइगेज की बात करें तो वेल्ड टुगेदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इन्हीं में जो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस को हम इससे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिक डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्ड इन 3 स्टेज। फर्स्टली है इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन, थर्ड टर्मिनेशन। ये इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन आप जो है जितने मॉलिक्यूलर स्टेप्स देखेंगे लाइक रेप्लिकेशन देखें, ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, सारी जगह में सेम रहेंगे, बस एंजाइम चेंज रहेगा, उनके फंक्शंस चेंज रहेंगे, उनके स्टेप्स चेंज रहेगा, लेकिन मेजर स्टेप जो है ये 3 ही रहेंगे, इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। देन इनिशिएशन की बात करते हैं तो स्टार्ट होना, जहाँ पे ई कोलाई ओरिजिन हम प्रोकैरियोट में देख रहे हैं तो ई कोलाई में देख लेते हैं कि ई कोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ओरिसी।
that is made up of 245 base pair of DNA और that was created in replication fork। यहीं से जो है रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट होता है और जिनसे जो है रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। तो इनके बारे में देखेंगे सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ ओईसी। सो टू टाइप ऑफ रिपीट्स मोटिव्स, 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स एंड 30 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप डीएनए ए बाइंड टू 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स एंड मेल्ट द 30 न्यूक्लियोटाइड रिपीट प्रेजेंट इन अनदर एंड। तो इनसे जो है हम बता पाते हैं कि जो चूंकि इक्वलाई डीएनए है वो सर्कुलर्स होते हैं, तो सर्कुलर होंगे तो ओरिसी जो जहां प्रेजेंट है वहां पे जो 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स है वहां पे डीएनए ए बाइंड होते हैं और वो जो है रोलिंग सर्कल होते हुए जो है 30 न्यूक्लियोटाइड रिपीट इन पे आके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन डीएनए बी सी कॉम्प्लेक्स बाइंड टू डीएनए स्ट्रैंड विथ in which DNA C only help in binding of DNA B with strand of DNA B play helicase activity। तो यहाँ पे जो देखिए जो DNA A है, यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि क्या क्या DNA A है, DNA B का क्या फंक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि डीएनए जो बी है वो हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए ए जो है वो पॉलीमरेज 3 है या पॉलीमरेज 1 है, डीएनए ए लाइगेज सॉरी डीएनए बी हेलिकेज है, डीएनए ए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं ठीक है। तो डीएनए ए आके बाइंड करता है पर्टिकुलर 9 न्यूक्लियोटाइड पे और लास्ट में छूटता कहाँ पे है 13 न्यूक्लियोटाइड पे। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। देन डीएनए बी सी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये जो है आपके हेलिकेज और एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये बाइंड करते हैं डीएनए स्ट्रैंड से और ये क्या करते हैं सी हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ डीएनए बी से, ठीक है। मतलब हेलिकेज एंजाइम को डीएनए बी को बाइंड डीएनए फ्रेगमेंट में बाइंड करने के लिए डीएनए सी का वर्क होता है। ये डीएनए ए बी सी क्या है एंजाइम्स है जो वर्क करते हैं और डीएनए बी जो है हेलिकेज एक्टिविटी करता है। हम आगे जब वहां पे देखेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। देन एसएसबी बाइंड टू अनवाइंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो इनको यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओरीसी की बात करते हैं। तो इनमें जो है 13 मोटिफ है, 13 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स मोटिफ है और 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स मोटिफ कहाँ प्रेजेंट है ये। तो जहां पे जो 9 न्यूक्लियोटाइड मोटिफ रिपीट्स है वहां पे जो है डीएनए बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है। डीएनए ए बाइंडिंग साइट्स है जहां पे डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। देन डीएनए बी सी कॉम्प्लेक्स आता है जो हेलिकेज एंजाइम्स के होते हैं। तो जो डीएनए सी होते हैं हेलिकेज एंजाइम को बाइंड करने के काम आते हैं और ये जो है हेलिकेज एंजाइम इनको अनवाइंड करता है। आपने देखा होगा हेलिकेज है, हेलिक्स फॉर्म में डीएनए है तो उसको हेलिकेज एंजाइम है वो डिहेलिक करने के काम करते हैं, मतलब जो वाइंडेड है उनको अनवाइंड करने का काम करता है। इनमें अच्छा पिक्चर नहीं दिया हुआ है तो इसको हम जो है इससे देखते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है। ये जो है डीएनए है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे जब हेलिकेज एंजाइम जो है उनको डिहेलिक्स करके सिंगल स्ट्रैंड में जो है अनवाइंड करके देगा, ठीक है। तो जो आपने देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आके बाइंड करता है जिनको डीएनए बी और सी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सी क्या करता है हेलिकेज को बाइंड करने में हेल्प करता है और उसके बाद जो डीएनए बी है वो इनको अलग अलग स्ट्रेन में तोड़ देता है या अलग अलग करता है स्ट्रेन को, ठीक है। यहीं पे आता है एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है ये सिंगल स्ट्रैंड है उनको सेल्फ लाइगेज सेल्फ क्या बोलना चाहिए सर्कुलराइजेशन को रोकता है, सेल्फ हेलिकेज होने को उनको रोकता है, ठीक है। तो हेलिक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। दैट मीन्स ये है कि चैन देखे होंगे जिपर, जिपर जैसा हेलिकेज है
वो जो है अनजिप करता है किसी को, ठीक है, अनजिप हुआ, उसके बाद ये जो चैन के पॉइंट्स है या फ्रेगमेंट्स है वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे, तो उसकी जगह में क्या होता है, एसएसबी प्रोटीन आके वहां पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से ये जो है आपस में फिर से बाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर देन यहाँ पे जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, पॉलीमरेज 1 और 3, ये जो है बाइंड करते जाते हैं। तो 3 जो है ये वाला स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, जिनको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एंड जो पॉलीमरेज 1 है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। बेसिकली जो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं वे जो है डिसकंटिन्यूस होंगे, मतलब 1000 to 2000 बेस का होंगे, फिर उनको फिर से अलग हो जाएगा, फिर 1000 to 2000 बेस होंगे, फिर अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े में जो है डीएनए का सेगमेंट्स जो है मिलते हैं, ठीक है। इनको ही जो है लाइगेज एंजाइम जो है जो नीक क्रिएट होंगे उनको फिलिंग का काम करते हैं, गैप जो जनरेट हुए उनको सीलिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, तो इस टाइप के जो है जो हमारा रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्लियर दिया हुआ है। रेप्लिकेशन फॉर्क बना, डीएनए जो कि हेलिक एसिड था, अब वहां पे जो एसएसबी प्रोटीन जो ग्रीन कलर का है वो आके बाइंड करता है, और इसके बाद जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इन्हीं प्रोसेस को जो है जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ उनको इनिशिएशन कहते हैं। देन ये जो है इलोंगेशन का प्रोसेस आता है, जहाँ पे जो है दो स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे हमको प्राइमरेज ए बी सी की जरूरत होती है, ए बी सी, और प्राइमेज एंजाइम ए की जरूरत होती है। जब लीडिंग स्ट्रैंड होती है वहां पे जो है प्राइमेज ए की जरूरत होती है, जब लैगिंग स्ट्रैंड की जरूरत होती है वहां प्राइमेज ए बी सी की जरूरत होती है, ठीक है, जिनसे ये डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वाले पोजिशन पे ये जो है डीएनए फॉर्मेशन दोनों तरफ से हो रहा है, और ये एसएसबी प्रोटीन है, ये सेल्फ हेलिकेशन को रोक रही है, ठीक है। ये इस तरह से बाइंड करके रखती रहती है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये जो है स्ट्रैंड सिंथेसिस कर रहा है, इधर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अब देखिए जस्ट उसके नीचे में भी एक है डीएनए पॉलीमरेज जो कि 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये जो है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करती है। अरे यार, ठीक है। तो इस टाइप के जो है इलोंगेशन प्रोसेस होता है, और इलोंगेशन के बाद जो है फाइनली जब टर्मिनेशन आते हैं तो रेप्लिकेशन टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं, वहां पे जाके ये सेल्फ टर्मिनेट हो जाते हैं, या एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन के पास पहुंचते ही ये टर्मिनेट हो जाते हैं, और इसके बाद जो है फाइनलाइज आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा जो न्यू डॉटर डीएनए सेगमेंट की सिंथेसिस हो जाती है। ये जो है हम इससे पढ़ते हैं, ये इलोंगेशन हुआ जहाँ पे दो स्ट्रैंड सिंथेसिस मिल रही है, एक जो है लैगिंग और दूसरा लीडिंग स्ट्रैंड की, इसी को जो है, हाँ यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो अप टू पॉलीमरेज मूवमेंट्स की ओर होती है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, वहां पे फिर आरएनएस आता है, जो पर्टिकुलर प्राइमेज थे जिनसे आरएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए प्राइमर यूज होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, तो वहां पे जो आरएनए फ्रेगमेंट बनता है उनको डिग्रेड करता है, और उसके बाद फिर से वहां डीएनए पॉलीमरेज 3 आती है और उस पर्टिकुलर निक को फिल करने का काम करती है, और उसके बाद जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम आते हैं, उस गैप जो जनरेट हुआ था उसको वेल्ड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह से जो है दोनों डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है इसमें होता है। देन टर्मिनेशन की बात करते हैं, तो जब ये फाइनलाइज टर्मिनेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो है रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कर देते हैं, और इसके बाद फाइनली नया डॉटर डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। ये बेसिकली टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है ई कोलाई में 7 to
20 बेस पेयर का होता है जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं, या स्पेसिफिक टर्स प्रोटीन होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं अब टर्मिनेट करना है, उसके बाद फिर टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो है आपको न्यू डीएनए सेगमेंट्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ तक समझ में आया? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजेबल मतलब जब तक बिना एक बार नहीं पढ़े रहेंगे समझ में नहीं आता है, तो आप लोग एक बार और पढ़िएगा फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब राइट मतलब ब्लैक बोर्ड पे हो तो बहुत अच्छे से होता है, ड्रॉ करते हुए बनाओ तो क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड फैसिलिटीज तो है नहीं, तो इसमें ड्रॉ करते बनेगा नहीं, तो पहले से जो ड्रॉ पिक्चर है उनको यहाँ पे रखना होता है। देन एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो डीएनए बी जो हेलिकेज एंजाइम है इनके बारे में बात करते हैं। तो दिस एंजाइम मेड अप ऑफ 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, इट इज अ सर्कुलर इन शेप। दिस एंजाइम ब्रेक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लाइक ए टी से जो है या टी को अलग करता है, जीसी से जो है जी और सी को अलग करता है। दिस एंजाइम इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अनवाइंडेड डीएनए। इनका मतलब ही समझ लीजिए कि बेसिक मैंने इसलिए इनको पॉइंट पॉइंट डाला है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। डीएनए बी है, डीएनए बी मतलब हेलिकेज एंजाइम है जो 6 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देखे होंगे, आपने गोल गोल राउंड राउंड देखा है, वो जो सब यूनिट थे, ये जो 6 सब यूनिट्स के मिलके बना हुआ है पर्पल कलर में, ये जो है हेलिकेज एंजाइम है। सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर देखे आपने, और ये क्या करते हैं ए और टी को और जी और सी को ब्रेक करने का काम करता है। बेसिक काम यही है कि ए टी में जो है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। जी सी के बीच 3 बॉन्ड है उनको तोड़ने का काम करता है। बस ये तोड़ रहा है जिसकी वजह से जो वाइंडेड थे वो अनवाइंड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है डीएनए को जो कि एक जगह बाइंड करता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए तोड़ते हुए जाता है। देन सेकंड है प्राइमेज एंजाइम, या इनको ही कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये जो है लैगिंग स्ट्रैंड में जो है वो एंजाइम जो कि एक सब यूनिट्स का होता है, और ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस दोनों स्ट्रैंड में करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड या आरएनए प्राइमर्स की सिंथेसिस स्टार्ट करता है, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज इसीलिए इनको कहते हैं। प्राइमेज है, प्राइमर सिंथेसिस कर रहा है आरएनए का, जो कि लीडिंग स्ट्रैंड में एक जगह होगा, लेकिन स्ट्रैंड में जहां जहां नया डिसकंटिन्यूस जो कि डिसकंटिन्यूस है, तो जहां जहां नया सिंथेसिस होगी वहां वहां आरएनए प्राइमर बनेंगे। लेकिन जहां लैगिंग स्ट्रैंड है वहां आरएनए प्राइमर में आरएनए एच आता है, और उस पर्टिकुलर जो आरएनए प्राइमर है उनको डिलीट करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और उनके बाद जो है वहां डीएनए पॉलीमरेज आता है और फिर से डीएनए सिंथेसिस करता है। उसके बाद फिर फाइनल लेगिंग स्ट्रैंड की सीलिंग होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, जब एक बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन टोपो आइसोमरेज है, या इन्हीं को ही डीएनए गायरेज कहते हैं। ये जो है जो strand है, like there are many types of topoisomerase on the basis of break on number of strand, there are 2 types. Type 1, a topoisomerase break one strand, another strand move from this gap and then break was ligated. और टाइप 2 है topoisomerase break both strand, topoisomerase prevent unwinding of DNA strand through replication for progression, and unzipping of helix is easy without rotation. अब जो टोपो आइसोमरेज का वर्क होता है वो क्या करता है, जिप को अनजिप किया और दोनों तरफ से करता है ताकि ये दोनों जो है फिर से वाइंड ना हो सके। ठीक है, तो ये टोपो आइसोमरेज का वर्क है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप 1 का काम और टाइप 2 का काम। ठीक है, तो पहला है टाइप 1 का, ये क्या करता है एक पर्टिकुलर एरिया है वहां से अलग करना स्टार्ट करता है। दूसरा में क्या होता है कि ये जो है दोनों तरफ से स्ट्रैंड के सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। ये टोपोआइसोमरेज टाइप 2 है, ये टाइप 1 है। इसमें देख लीजिए ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। तो फंक्शंस को आप देख सकते हैं, इनसे आपको समझ में आ जाएगा। देन एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात करें तो एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियर एक्टिविटीज से, रिनेचुरेशन से, कि डीएनए जो है आपस में जुड़े बन।
ठीक है, ये 4 आइडेंटिकल सब यूनिट्स का बना होता है। एंजाइम बाइंड्स टू द अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड, दिस एंजाइम प्रोटेक्ट इट फ्रॉम न्यूक्लियस एक्टिविटी एज वेल एज रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब ये जो आपने पिछला देखा, ये मान लीजिए ये जो है अलग अलग हुए हैं स्ट्रैंड जो है, ठीक है। अब ये जो है आप चूंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है पहले से ही, तो ये आपस में रीनेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके जगह पे क्या होता है कि जो एफएसबी प्रोटीन है वो आके बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये रीनेचुरेट नहीं हो पाते और नए जब हमारे डीएनए पॉलीमरेज है वहां पे वर्क करता है। एफएसबी बाइंडिंग प्रोटीन्स की है। देन डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करते हैं, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है। 3 हाइड्रोक्सिल 3 डेज ओएच ग्रुप से जाके बाइंड करता है और कंटिन्यूअसली ये डीएनटीपीस को ज्वाइन कराते जाता है, जिसकी वजह से नया स्ट्रैंड डीएनए मतलब टेम्परेट के अकॉर्डिंग नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो इनके बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं डीएनए पॉलीमरेज को। ये इस टाइप का इनका होता है डीएनए पॉलीमरेज। देन इनमें जो है थोड़े से डिटेल में है, कोर प्रोटीन्स होते हैं, 3 मेन सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा का। इनके बारे में दिया हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो ये जो है एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी रखता है 5 डेज टू 3 डेज और 3 डेज टू 5 डेज की, ठीक है। इन्हीं को एक क्लेनॉल फ्रेगमेंट बनाया, इन्हीं से ही क्लेनॉल फ्रेगमेंट बनाया जाता है, उनमें जो है पॉलीमरेज की एक्टिविटी ऐड करके, ठीक है। दिस एंजाइम परफॉर्म 2 फंक्शन रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। दिस एंजाइम इज मेड अप ऑफ सिंगल सब यूनिट्स, एक सिंगल सब यूनिट से मिलकर बना है। दिस एंजाइम हैज 2 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लाइक 5 days to 3 days और 3 days to 5 days। एक्सोन्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस एंजाइम ऐसा वर्क भी करता है। दिस एंजाइम सिंथेसाइज स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम वेयर आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड। दिस एंजाइम ब्रेक the bond between the RNA DNA molecule in new synthesized DNA RNA DNA strands during replication process। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो है लैगिंग स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करते हैं। देन आरएनएसएच, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये क्या करता है, जो आरएनए प्राइमर एडेड हुए हैं उनको ये रिलीज करने के काम करते हैं, हाइड्रोलाइज करके उनको बाहर करते हैं। और उनके बाद जो डीएनए लाइगेज है, जब डीएनए पॉलीमरेज आया वहां पर पर्टिकुलर नया डीएनए फ्रेगमेंट बनाया, तो जो निक जनरेट हुआ है, निक फिलिंग हुई है, तो वहां पे उनको जोड़ने का काम करता है। दिस एंजाइम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन ब्रेक और निक ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। जो निक बना है उसको सीलिंग का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो इस टाइप से जो है इतने एंजाइम जो है 7 टाइप के यूज होते हैं, जिनके द्वारा जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? आप लोग जो है आई थिंक मेन प्रोसेस जो है डीएनए रेप्लिकेशन का वो थोड़ा सा टफ लगा होगा कि ये जो है समझ में नहीं आया, क्योंकि एक मिनट